हेलो, नमस्कार दोस्तों। शिक्षा सोपान के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आप लोगों का सपोर्ट और प्यार हमें बहुत अधिक मात्रा में काफ़ी अच्छे तरीके से हमें प्राप्त हो रहा है। उसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार हमारा सपोर्ट बनाए रखें और चैनल पर यदि आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट करें, और हो सके तो आप हमारे वीडियो को अन्य माध्यम से, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप्स या जैसे भी आप उचित समझें, उस माध्यम से आप इसको शेयर भी कर दें। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो हिंदी के अंदर सिलेबस चल रहा है, और उसमें आज हम एक नया टॉपिक लेने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट होता है। परीक्षा में काफ़ी प्रश्न उससे निकल के आते हैं, क्रिया टॉपिक से। तो क्रिया के बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ पर, और आप लोग आनंद लें इसका और समझने का प्रयास करें कि क्रिया का टॉपिक हमारा क्लियर हो जाए और आपको परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए अपन शुरू करते हैं, और आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, अंत तक आप हमारे साथ बने रहेंगे, ठीक है ना। तो अपन पढ़ते हैं क्रिया। क्रिया क्या होती है? क्रिया क्या होती है? सबसे पहली बात है कि कोई भी टॉपिक अपन पढ़े तो वो है क्या। यदि आपको उस शब्द का अर्थ मालूम चल जाता है, उस शब्द का पता लग जाता है कि ये शब्द है क्या, तो आपको उसे पढ़ने में ज़्यादा समस्या नहीं होती है, आपको उसके आगे समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम उस बिंदु तक नहीं पहुंचते, उस टॉपिक को नहीं सोचते कि ये है क्या, और हम आगे उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं, उसके प्रकार पढ़ रहे हैं, उसके एग्जाम्पल देख रहे हैं, आपको यही पता नहीं है कि ये है क्या। तो मेरा ऐसा मानना है कि सबसे पहले आपको जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं उस टॉपिक का आपको पता होना चाहिए कि वो टॉपिक एक्चुअली में है क्या, उसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर अपन को बात करते हैं, माना कि मेरे पास एक क्रय धातु, ठीक है ना। इसका मतलब होता है आपका कार्य करना। क्या होता है इसका मतलब? कार्य करना। आप कार्य कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। कार्य कुछ भी हो रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने का काम कर रहा हूं। आप लिख रहे हैं, आप लिखने का काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति सो रहा है, सोने का काम कर रहा है। कोई आदमी पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। कोई खेल रहा है, कोई चल रहा है, कोई बातें कर रहा है, ठीक है ना। कोई दौड़ रहा है, कोई खा रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपकी क्या है? कार्य को दर्शाती हैं। और कोई ना कोई व्यक्ति हर समय कोई ना कोई कार्य संपन्न करता है, मतलब कुछ न कुछ करता है। और जो वो कार्य कर रहा है, उस कार्य को हम यदि छोटे शब्दों में बात करें तो वो कार्य आपका क्या कहलाएगा? क्रिया। अब क्रिया क्या है? वो कार्य है या क्रिया कुछ अलग है, ये अपन को थोड़ा सा यहां पर समझना है। देखिए, ये आपका क्या है? ये आपका कार्य है। ये आपका क्या है? कार्य है। मतलब कोई ना कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ काम कर रहा है, ठीक है ना, कुछ भी। लेकिन मुझे इस कार्य के बारे में पता कैसे चलेगा? शब्द के द्वारा पता चलेगा। किसके द्वारा? जैसे माना कि यहां पर आ जाइए आप, यहां पर अपन एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मोहन पढ़ रहा है। मोहन पढ़ रहा है। अब आपसे किसी ने पूछा कि भैया मोहन क्या कर रहा है? मोहन क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। आपने इस पढ़ रहा है शब्द को आपने थोड़ा सा देखा कि मोहन कौन सा काम कर रहा है? मोहन काम कर रहा है पढ़ने का, पढ़ने का काम कर रहा है। आपको इस कार्य का पता चला कि मोहन किसका काम कर रहा है? पढ़ने का। तो मुझे किस शब्द के द्वारा पता चला? मुझे इस शब्द के द्वारा पता चला, ठीक है ना। मुझे
पढ़ रहा इस शब्द से पता चला, तो ये जो पढ़ रहा शब्द है ये आपका क्या है, क्रिया है। ये आपका क्या है भैया, क्रिया है। मतलब आपको समझना है कि काम करना क्रिया आप नहीं बोल सकते, क्रिया की डेफिनेशन नहीं है काम करना। काम करना है, लेकिन क्रिया की डेफिनेशन आपसे ये कहती है कि जिस शब्द के द्वारा आपको ये पता चले कि यहां पर कौन सा कार्य संपन्न हो रहा है, वही शब्द आपका क्रिया शब्द है। जैसे यहां पर हमने देखा कि कार्य कौन सा हुआ, पढ़ने का। किससे पता चला, पढ़ने से पता चला, इस शब्द के द्वारा हमको पता चला, तो ये शब्द आपका क्या हो गया, क्रिया हो गया। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। क्रिया कोई भी हो सकती है। क्रिया क्रिया जो होती है इसका मूल रूप भी होता है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। क्या कहलाता है, धातु। इस लाइन को आप अच्छे ढंग से समझ के और पढ़ के चले कि क्रिया का मूल रूप होता है धातु। क्रिया का मूल रूप क्या होता है भैया, धातु होता है। इधर बात करो आप, जैसे माना कि मेरे पास में एक पढ़ धातु है। मेरे पास में कौन सी धातु है, पढ़। अब मैंने इस पढ़ धातु से ही, ठीक है ना, पढ़ना बना दिया, ठीक है ना, पढ़ता बना दिया, ठीक है ना, पढ़ेंगे, ठीक है ना, पढ़ रहा है, ठीक है ना। ऐसा मैं इससे कुछ भी बनाऊं, लेकिन मेरी जो धातु का मूल रूप है वो आपका है पढ़ो। मूल रूप क्या है आपका, पढ़ो। इस पढ़ को मैं क्या कहूंगा, धातु कहूंगा। इसको क्या कहूंगा मैं, धातु कहूंगा। लेकिन यदि मैंने इनको क्रिया का रूप दे दिया तो ये सब आपकी क्या हो जाएंगी, ये आपकी क्रिया हो जाएंगी। ये आपकी क्या हो जाएंगी, क्रिया हो जाएंगी। छोटी सी चीज को आप छोटे से रूप में समझें। यदि आपने इसको एक बड़ा रूप दे दिया, आपकी समझ में कुछ आना नहीं है, आप टॉपिक को कठिन समझ बैठेंगे कि ये टॉपिक हमारे लिए बहुत टफ है, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यदि आप उस टॉपिक को, यदि आप एक नॉर्मल तरीके से लेते हैं और आप कहते हैं कि मुझे इसका एक छोटा सा कंसेप्ट समझना है, आप उस टॉपिक की तह तक चले जाएंगे। ये आपका काम है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको शब्द का पता होना चाहिए कि एक क्रिया क्या है। अब ओवरऑल यदि आप डेफिनेशन की बात करेंगे तो आपकी डेफिनेशन हो जाएगी कि जिन शब्दों के द्वारा वाक्य के अंदर आपको पता चले कि इस वाक्य में कर्ता के द्वारा कौन सा कार्य संपन्न किया जा रहा है, वो शब्द आपका क्या कहलाएगा, क्रिया कहलाएगा। मैं लिख रहा हूं से मुझे पता चला कि लिखने का काम कर रहा है, तो लिख रहा हूं जो शब्द है ये मेरा क्रिया शब्द हो जाएगा। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्रिया शब्द जो है वो बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि क्रिया शब्द है क्या, क्रिया क्या होती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्रिया के प्रकारों की, कि क्रिया के प्रकार कितने होते हैं। क्रिया के प्रकार कितने होते हैं, आप क्रिया के प्रकार, ठीक है ना। तो क्रिया को हम दो आधार पर बांटेंगे। एक आप इसको बांटेंगे कर्म के आधार पर, एक इसको बांट देंगे हम प्रयोग या रचना के आधार पर।
ठीक है भाई, ये बात आपको यहां तक समझ में आ गई कि हमने इनको बांट दिया। क्रिया दो आधार पर इनको बांटेंगे हम, क्रिया के प्रकारों को, कर्म के आधार पर, प्रयोग के आधार। यदि बात आती है कर्म के आधार पर, तो कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। एक अकर्मक क्रिया होती है और एक सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, यदि आगे बात यदि अपन करते हैं तो सकर्मक क्रिया के भी फिर दो भेद हो जाते हैं। एक हो जाती है आपकी एक कर्मक सकर्मक क्रिया, एक हो जाती है आपकी द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। ठीक है, यहां तक आपका काम क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं अपन रचना वाली पे। प्रयोग और रचना के आधार पर यदि मैं बात करता हूं यहां पर, ठीक है ना, तो सबसे पहले आपके पास आ गई सामान्य क्रिया। यहां पर मैं इनको डिसाइड नहीं कर सकता। आज तक किसी भी बुक में मैंने ये नहीं पढ़ा कि प्रयोग और रचना के आधार पर क्रिया 4 होती है, 5 होती है, कि 6 होती है, कि 8 होती है, कि 10 होती है, पता नहीं कितनी होती। लेकिन जो हमारे काम की चीज होती है उसको हमें पढ़ लेना, आप इतना समझ के चलिए। तो सामान्य क्रिया आपकी हो गई, ठीक है ना। संयुक्त क्रिया क्या हो गई आपकी, संयुक्त क्रिया। इसके बाद हो गई आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। क्या हो गई भैया आपकी, प्रेरणार्थक क्रिया। इसके बाद आपकी हो गई पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया हो गई आपकी, पूर्वकालिक क्रिया। इसके बाद आपकी हो गई नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। इसके बाद आपकी हो गई सहायक क्रिया। ठीक है ना, और भी आपको आज्ञार्थक क्रिया, ठीक है ना, है होती है, या आपकी सजातीय क्रिया हो गई, ठीक है ना। तो इन क्रियाओं को आप सबके बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज रखो। लेकिन यहां पर हमने 6 क्रिया लिखी, यदि 6 क्रिया के बारे में आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है, थोड़ा थोड़ा आपको पता है, तो मुझे लगता है कि आपका प्रश्न गलत नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लगता है। आपको यहां पर हमने कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, पहला अकर्मक, दूसरा सकर्मक। सकर्मक के दो भेद होते हैं, पहला आपका हो गया एक कर्मक सकर्मक, दूसरी हो गई द्विकर्मक सकर्मक। इधर हमने पढ़ा रचना प्रयोग के आधार पर सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, सहायक क्रिया। 6 क्रिया यहां पर हमने आपको ये बताई। अब हम सबसे पहले एक एक को यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अकर्मक पढ़ेंगे, सकर्मक पढ़ेंगे, सकर्मक के दो भाग पढ़ेंगे, इसके बाद हम यहां से आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप ये हमें जरूर बताएं, क्योंकि जब तक आप हमें इस चीज को नहीं बताएंगे तो हम ये समझते हैं कि शायद हमारी चीजें सब सही चल रही है, क्योंकि जब सही चल रही है तो सही चल रही है, ठीक है ना। तो चलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं कर्म के आधार पर, और वो भी अपन यहां पर अकर्मक क्रिया पढ़ लेते हैं। कौन सी क्रिया पढ़ते हैं, अकर्मक। कौन सी क्रिया पढ़ेंगे भैया, अकर्मक पढ़ेंगे। अकर्मक क्रिया में आपको या सकर्मक क्रिया पढ़ो या अकर्मक क्रिया पढ़ो, अकर्मक और सकर्मक ये दोनों ही क्रियाओं का आधार जो होता है वो होता है आपका कर्म। क्या होता है इन दोनों का आधार, कर्म। यदि आपको कर्म की अच्छी परख है, कर्म की अच्छी नॉलेज आपको है,
ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपकी अकर्मक और सकर्मक या दुकर्मक क्रिया किसी भी प्रकार से गलत नहीं हो सकती। यदि आपको कर्म की परख है तो, कर्म की आपको नॉलेज है तो। बात समझ में आ रही है? कर्म, कर्म की बात करते हैं यदि, तो इसका कारक चिन्ह होता है को। कारक चिन्ह क्या होता है इसका? को। लेकिन कभी कभी जो होता है कर्म, ये कारक के साथ आता है, लेकिन कभी कभी ये कारक चिन्ह के साथ आता है, लेकिन कभी कभी ये कारक चिन्ह के साथ नहीं आता है। तो आपको कर्म की पहचान कैसे करनी होगी? क्योंकि मुख्य रूप से यहाँ पर ये क्या है, कर्म की पहचान, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है। यदि आप कर्म की पहचान कर सकते हैं, ये आपके लिए सरल है, नहीं कर सकते हैं, ये आपके लिए कठिन है। तो भैया सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि क्या, किसको, ऐसे शब्दों को हम यदि लगा करके देखें, ऐसे शब्दों को लगा करके देखें, और यदि इनका कोई भी जवाब हमें प्राप्त होता है, कोई भी जवाब प्राप्त होता है, तो ये जवाब आपका क्या हो जाएगा? कर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? कर्म हो जाता है। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल लिख देता हूं आपको, क्योंकि दो एग्जाम्पल से ये कि एक में जवाब आएगा, एक में जवाब नहीं आएगा, तो हमको दोनों का पता चल जाएगा। जैसे जैसे मैंने यहां पर मिला लिखा एक कि मोर जंगल में नाच रहा है। ठीक है भाई। एक मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा कि शाम खाना खा रहा है। अब देखिए ये दो सेंटेंस मेरे पास में यहां पर है, ये दो सेंटेंस मेरे पास हैं, ठीक है ना। अब देखिए दोनों सेंटेंस का अपन को बात करना है। ये जो क्या और कैसे किसको मैंने बताया है, इसको आपको क्रिया शब्द से पूर्व में लगाना है। तो सबसे पहली पहचान आपकी क्या हो गई कि मुझे क्रिया शब्द ढूंढना है। क्या ढूंढना है मुझे? क्रिया शब्द। बहुत सिंपल सिंपल तरीके से पढ़ो। नो, आपको किसी भी प्रकार की जटिल समस्याओं की तरफ जाना ही नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति सीधी सीधी चीजों को सीख जाता है, तो वो व्यक्ति जटिल चीजों को अपने आप सीखता है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो बच्चा खुद से अपने आप से सीख जाता है। तो डायरेक्ट जटिल चीजें क्यों सीखनी है आपको? जब आपको कोई चीज समझ में ही नहीं आएगी तो आप क्या करोगे उसका? सरल चीज सीखो, जटिल बना लो। सरल चीज अपन सीखते हैं, जटिल हम बना लेंगे। जैसे यहां पर आपने देखा कि ये जो मोर है, ये किसका काम कर रहा है? नाचने का। श्याम है जो किसका काम कर रहा है? खाने का। तो कुल मिलाकर ये जो दो शब्द हैं आपके, ये दोनों शब्द आपके क्या हैं? क्रिया हैं। ये दोनों शब्द आपके क्या है? क्रिया हैं। ये तो आपको पता चल गया। अब मुझे क्रिया से पहले क्या और किसको लगाना है। देखिए क्या नाच रहा है, किसको नाच रहा है। आपके पास कोई जवाब आएगा तो आपका जवाब होगा क्या? नहीं, हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं। जवाब क्या हुआ? नहीं। लेकिन मैंने नीचे क्या खा रहा है, क्या खा रहा है, जवाब आएगा, जवाब आएगा। क्या आएगा जवाब? खाना। जवाब क्या आएगा? खाना। बात मेरी आपको समझ में आ रही है? जवाब आया आपका खाना। खाना भैया कर्म है। खाना क्या है? खाना क्या है आपका? कर्म है। यहां पर जवाब क्यों नहीं आया? क्या नाच रहा है, किसको नाच रहा है, जवाब नहीं आया। इसका मतलब कर्म, इसका मतलब कर्म नहीं है, इसका मतलब कर्म नहीं है। ये बात जब आपको समझ में आ जाएगी, कर्म को पहचानने की, कर्म को परखने की, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, मतलब कर्म के आधार पर जो क्रिया आपकी है
उन कर्म के आधार पर जो क्रिया हैं उनको आप कभी नहीं गलत कर सकते, कभी नहीं बोल सकते। ये हमारी आपके लिए गारंटी है। लेकिन जब तक इस कर्म के कंसेप्ट को नहीं समझोगे तब तक तो आपको कुछ भी कर सकते। अब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि सर मोर जंगल में नाच रहा है, मोर करता है, नाच रहा है, क्रिया है, तो ये बीच में बचा है जो कर्म है साहब। क्या है भैया? कर्म है। बहुत से बच्चे कहते हैं, ऐसा ही समझते, ऐसा ही पढ़ते आए कि आगे का कर्ता हो गया, पीछे की क्रिया हो गई, बीच में जो बचा है वो कर्म है। ऐसा नहीं होता है भैया, ऐसा नहीं होता है। आप देखिए यहां पर मैं आ रहा है, क्या आ रहा है? मैं। और मैं किसका कारक चिन्ह होता है? कौन से कारक का कारक चिन्ह होता है? मैं। अधिकरण। कौन से का होता है? अधिकरण। क्या होता है? मैं पर। तो भैया ये जो जंगल है ये तो आपका अधिकरण कारक है। जंगल क्या है आपका? अधिकरण कारक है। तो एक कर्म कारक कहां से हुआ? कर्म कारक कहां से हुआ? नहीं हुआ। तो ये कर्म की पहचान आप सीख जाओ और इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखो, जरूरत पड़ने पर इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? बात समझ में आ रही है आपको? अब बात आती है अकर्मक क्रिया की कि अकर्मक क्रिया क्या होती है। अकर्मक क्रिया क्या होती है? देखिए यहां पर यदि मैं आपको एक छोटे से रूप में लिखूं कि दो बातें आपको ध्यान रखनी। यदि आपको अकर्मक क्रिया पढ़नी है, सकर्मक क्रिया पढ़नी है, द्विकर्मक क्रिया पढ़नी है, एक कर्मक क्रिया पढ़नी है, कोई सी कर्म क्रिया पढ़नी है, कोई सी कर्मक है, आय है, सह है, एक है, द्वि है, कुछ भी है, आपको दो बातें ध्यान रखनी। पहली बात, अकर्मक पढ़ रहे हैं हम तो कर्म क्या रहेगा? यहां में अनुपस्थित रहेगा। कर्म क्या रहेगा? अनुपस्थित। मतलब कर्म की उपस्थिति सेंटेंस के अंदर नहीं होगी। कर्म की उपस्थिति नहीं होगी, मतलब कर्म अनुपस्थित रहेगा। दूसरी बात, यदि बात करते हैं, ठीक है ना, तो क्रिया का जो प्रभाव है वो किस पर पड़ता है? कर्ता पर। क्रिया का प्रभाव किस पर होगा? कर्ता पर। अब भैया कर्ता पर क्यों होगा? क्योंकि क्रिया का प्रभाव हम अधिकतर देखते हैं कि वो कर्म के ऊपर ही होता है। लेकिन आपने ऊपर यहां पर देख लिया है, क्या देख लिया है? कि यहां पर कर्म की अनुपस्थिति है। जब कर्म है ही नहीं तो क्रिया कर्म पर प्रभाव कैसे डाल सकती है? कर्म को प्रभावित कैसे कर सकती है? इसका मतलब क्रिया का जो प्रभाव होता है वो किस पर पड़ता है भैया? कर्ता पर पड़ता है। दो बात ध्यान रखो बस इसके अलावा आपको कुछ भी ध्यान रखना नहीं है। दोनों बातों को जोड़ो, डेफिनेशन बना दो। कोई आपसे पूछता है कि भैया अकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया को परिभाषित करो, उसकी डेफिनेशन दो अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया की आप डेफिनेशन दोगे तो डेफिनेशन कैसे दोगे भाई? आप बताओ, आपके पास डेफिनेशन देने का क्या मतलब विकल्प, कैसे दोगे आप, कहां से लाओगे? तो डेफिनेशन आप वही तो दोगे जो आपके पास है, जो उसके अंदर आने वाला है। उसके अंदर दो चीज आने वाली है भैया, कर्म अनुपस्थित है, क्रिया का प्रभाव जो है वो कर्ता पर पड़ने वाला है, यही डेफिनेशन है। आप इसको एक कुछ शब्दों में आप इसको एक क्रम से व्यवस्थित कर दो, बस, और कुछ करना ही नहीं। आज से पूछा किसी ने कि भैया अकर्मक क्रिया क्या होती है, मैंने उसका एक लाइन में जवाब दे दिया कि यदि वाक्य के अंदर कर्म अनुपस्थित हो और क्रिया के कार्य का प्रभाव जो है वो कर्ता पर पड़ रहा हो तो वहां पर कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया होती है। वहां पर कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया होती है। जैसे मैंने यहां पर लिखा, जैसे आपको पता कैसे चला? जैसे जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। बच्चे कहां पर खेल रहे हैं? बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। यहां पर आपने देखा बच्चे करता है, क्या है?
खेल रहे क्या है? क्रिया। क्या है आपके पास? मैदान और मैं, दो बचे हैं आपके पास। मैं क्या है आपका? मैं आपका परसर्ग है। आप परसर्ग जानते होंगे, परसर्ग किसको कहते हैं? यदि नहीं जानते तो यहां पर मैं लिख देता हूं, हम कारक चिन्ह को परसर्ग कहते हैं। कारक चिन्ह को क्या कहते हैं? परसर्ग कहते हैं। कारक चिन्ह कौन सी कारक का कारक चिन्ह? ये अभी पढ़ा है हमने, अधिकरण मैं और पर। तो ये क्या है आपका? अधिकरण, अधिकरण कारक। यदि मैंने इस प्रकार से सेंटेंस का विश्लेषण कर दिया, मैंने एक एक शब्द का विश्लेषण यहां पर कर दिया, आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें कर्म है कि नहीं है। मैं कर्म नहीं जानता, मुझे पता नहीं कर्म क्या है, मुझे पता नहीं कर्म की पहचान कैसे होती है, लेकिन मुझे ये पता है कि इस सेंटेंस के अंदर जितने भी वाक्य हमने लिखे हैं, वो जितने भी शब्द हमने वाक्य के अंदर लिखे हैं, उन शब्दों की पहचान मुझे पता है कि पहला शब्द बच्चे करता है, मैदान अधिकरण कारक है, मैं अधिकरण कारक का कारक चिन्ह है, खेल रहे क्रिया शब्द है। तो इसमें इसके अलावा कोई शब्द नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर कर्म की उपस्थिति नहीं है। खेलना जो क्रिया है वो डायरेक्ट आपको प्रभाव डालेगी किस पर? कर्ता पर। डायरेक्ट प्रभाव किसके ऊपर डालती है? कर्ता पर। तो यदि आपको ऐसी स्थिति दिखाई देती है, यदि आपको ऐसी स्थिति दिखाई देती है तो आप कर देंगे, कौन सी क्रिया हो जाएगी आपकी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। कौन सी क्रिया हो जाएगी भैया? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अकर्मक क्रिया यहां से समझ में आएगी। मेन चीज जो है वो आपका मुख्य मुद्दा यह है कि आपको कर्म की पहचान आनी चाहिए। कर्म की पहचान आ गई, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कर्म की पहचान नहीं हुई तो कर्म के आधार पर क्रिया आप नहीं कर सकते। सीधी सी बात यही है, इसके अलावा और कोई बात नहीं। यहां पर कुछ क्रियाओं को आप नोट भी कर सकते हैं, कुछ क्रियाओं को आप क्या कर सकते हैं? नोट कर सकते हैं। कौन सी क्रियाओं को नोट कर सकते हैं? जैसे आपके पास है हंसना, जैसे आपके पास है रोना, जैसे आपके पास है सोना, जैसे आपके पास है खांसना। ये जो क्रियाएं हैं, ठीक है ना, ये किसी के भी साथ आ जाती हैं, हमेशा हमेशा अकर्मक होती हैं, हमेशा अकर्मक होती हैं। आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, परीक्षा में यदि आपको सीधे ढंग से क्रिया पूछ ली जाती है, सीधे ढंग से कैसे पूछ ली जाती है? सीधे ढंग से ऐसे पूछ ली जाए कि निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया है, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया है, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया नहीं है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया नहीं है, और वहां पर सेंटेंस नहीं दिया हो। मुख्य मुद्दा ये, मुख्य बात ये कि वहां पर सेंटेंस नहीं दिया गया हो, आपको डायरेक्ट क्रिया दी गई हो, तो ऐसी क्रियाएं आपको आने वाली हैं, ऐसी क्रियाएं आपको आने वाली हैं। आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है हंसना क्रिया है, नीचे आपको ऑप्शन देगा अकर्मक, सकर्मक, एक कर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक, सकर्मक, या अन्य कोई भी दे देगा, कुछ भी दे देगा। आंख बंद करके अकर्मक क्रिया कर दो,
कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं बनेगा जिसमें हंसना, रोना, सोना, खांसना ऐसी क्रियाओं को आप किसी भी कंडीशन में तुम इनको कर्म ऐड कर सको, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब किसी भी परिस्थिति के अंदर ये सकर्मक क्रिया नहीं बन सकती है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हमेशा अकर्मक करना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये बिल्कुल दिमाग के अंदर बिठा लो कि ये क्रिया हमेशा अकर्मक। क्लियर है भैया? अब क्लियर है भाई तो आगे बढ़े भाई। आगे बढ़े तो भाई पढ़े सकर्मक क्रिया, आगे बढ़े तो पढ़े सकर्मक क्रिया। दो बातें हमने वहां पर पढ़ी, वो ही दो बातें हम यहां पर पढ़ेंगे, और दोनों को हम उधर से उल्टा कर देंगे। उधर से क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। पहली बात, कर्म उपस्थित होता है। कर्म क्या होता है, कर्म उपस्थित होता है। दूसरी बात, क्रिया के कार्य का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। क्रिया के कार्य का प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है भैया, किसके ऊपर पड़ता है, कर्म के ऊपर पड़ता है। ये अपन को यहाँ पर ध्यान रखना है। और कर्म की क्या होती है, उपस्थित होता है कर्म, कर्म की उपस्थिति यहाँ पर होती है। ये चीज आप, दो चीज ही इसमें आप ध्यान रख लो, इसके अलावा आप कुछ भी ध्यान मत रखो। वही बात आएगी, डेफिनेशन आपसे बनवाएगा या डेफिनेशन कोई आपसे पूछता है, दोनों को एक व्यवस्थित एक क्रम में क्या करो, आप इनको जमा दो एक क्रम में। कैसे कि जब किसी वाक्य के अंदर कर्म की उपस्थिति हो और क्रिया के कार्य का प्रभाव किस पर पड़ता हो, कर्म पर पड़ता हो, तो क्रिया कौन सी हो जाएगी भैया, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। कौन सी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे माना कि मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ कि सुरेश समाचार पत्र पढ़ रहा है। ठीक है, आपके पास एक सेंटेंस था कि सुरेश समाचार पत्र पढ़ रहा है। ठीक है, हमने देखा कि यहाँ पर जो सुरेश है ये कौन है, कर्ता है। ये कौन है, कर्ता है। पढ़ रहा है, ये क्या हो गई आपकी क्रिया है। अब आपके पास में एक यहां पर समाचार पत्र शब्द बचा, ये क्या है। जब आप इसकी पहचान कर लेंगे कि ये क्या है, मतलब ये कर्म तो नहीं है। यदि कर्म है क्रिया सकर्मक है, यदि कर्म नहीं है तो क्रिया सकर्मक नहीं है, अकर्मक है। तो इसके लिए हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि आप क्या या किसको, ये चीज आप लगा करके देख सकते हैं। और मैं यहाँ पर क्या और किसको लगा के यहाँ पर अपन देख रहे हैं और इसको समझेंगे कि ये कर्म है क्या। बताइए यहाँ पर मैं क्या लगा रहा हूं, क्या 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 पढ़ रहा है, बताइए क्या पढ़ रहा है। मैंने क्या पूछा तो मेरे पास जवाब आया, क्या आया, समाचार पत्र। क्या जवाब आया मेरे पास, समाचार पत्र। मैंने आपको क्या बताया कि यदि आप क्या लगाते, किसको लगाते हैं, और यदि आपको कुछ जवाब मिल रहा है ये समाचार पत्र, तो ये आपका क्या है, क्या है, कर्म है। ये क्या है आपका, कर्म है। ये क्या है भैया आपका, ये मेरा क्या हो गया, कर्म हो गया। ये कर्ता हो गया, ये कर्म हो गया, ये क्रिया हो गई,
कर्म की उपस्थिति है, ठीक है ना। क्रिया का प्रभाव सीधा किसके ऊपर है, कर्म के ऊपर, समाचार पत्र के ऊपर है। तो क्रिया कौन सी हो गई ये भैया, सकर्मक हो गई। कौन सी हो गई, सकर्मक क्रिया हो गई। कौन सी हो गई ये, कौन सी हो गई, सकर्मक क्रिया हो गई। तो कोई ज्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं, कोई ज्यादा बड़ा टेंशन का विषय नहीं है। आपको केवल और केवल जो आप या तो पढ़ रहे हैं तो वो ज्यादा पढ़ रहे हैं, ज्यादा नहीं पढ़ रहे तो आपका जो लेवल है वो थोड़ा बहुत हाई है। जिस लेवल को आप कवर नहीं कर पा रहे हैं, जिस लेवल को आप समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर आपको जो पढ़ाने वाला है उसका लेवल टफ है, वो आप उस लेवल को नहीं समझ पा रहे हैं, या आपको पढ़ने का तरीका नहीं पता है, तो आपको टॉपिक बहुत कठिन लगेगा। 101% वो टॉपिक आपको परेशान करेगा। लेकिन आप प्रॉपर तरीके से टॉपिक का मतलब समझ गए, आपने जीरो लेवल से उसको स्टार्ट कर दिया, जीरो लेवल से आप उसको समझ रहे हैं, कोई टेंशन का विषय नहीं है। धीरे 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 आपको वो चीज समझ में आती जाएगी और आप क्या करेंगे, सरल चीजें पढ़ेंगे और सरल से जटिल की ओर बढ़ते हुए चले जाएंगे। सरल से किसकी तरफ जाएंगे, जटिल से। सरल पहले ही समझना है, जटिल बाद में समझना है। अब तुम सोचो जटिल पहले समझ लें तो सरल तो हम अपने आप ही समझ जाएंगे। तो भैया ये जटिल चीजें पहले समझ में नहीं आती हैं, और यदि किसी को आ रही हैं तो भैया वो ये मान के चलिए वो एक्स्ट्रा दिमाग रखता है, बहुत ज़्यादा। जो सरल चीज़ों को पढ़ता ही नहीं है, डायरेक्ट ही कठिन चीज़ें पढ़ता है, जटिल चीज़ें पढ़ता है, और सरल तो अपने आप ही उसकी समझ में आ जाती है। तो इसका मतलब आपके पास एक्स्ट्रा है। तो चलिए अब इसके पढ़ते हैं अपन प्रकार। क्या पढ़ते हैं, प्रकार। सकर्मक क्रिया के प्रकार भी होते हैं। सकर्मक क्रिया के प्रकार, यह आपको पता है कि दो प्रकार की होती है, एक कर्मक सकर्मक क्रिया और दूसरी होती है द्व्युकर्मक सकर्मक क्रिया। चलो भाई देखो, यहां पर अपन ने देखा एक, यहां पर देखा दो। दो बातें हमने सकर्मक क्रिया के अंदर पढ़ी। देखिए यहां पर आपने दो बातें पढ़ी थी, पहली कर्म की उपस्थिति, दूसरी क्रिया के कार्य का प्रभाव कर्म पर पड़ेगा। यहां पर भी हमको वही दो बातें पढ़नी है कि इसमें जो कर्म होगा वो एक कर्म होगा। कितना कर्म होगा, वाक्य में कितने कर्म होंगे, एक। यहां पर बात करें तो वाक्य में कितने कर्म होंगे, वाक्य में दो कर्म होते हैं। कितने होंगे भाई, दो। वाक्य में दो कर्म होंगे। यहां पर यदि एक कर्म है तो उसकी पहचान हमने आराम से कर ली, सकर्मक क्रिया हमने पूरी पढ़ ली, और सकर्मक क्रिया के अंदर हमने कर्म की पहचान करना भी सीख लिया, कर्म की पहचान करना भी सीख लिया। सीखा तो हम कर्म की पहचान कर लेंगे, और कर्म की पहचान यदि कर लेंगे और वाक्य के अंदर आपको एक कर्म मिलेगा, जैसे माना कि मैंने यहां पर लिखा कि गीता गाना गाती है, गीता गाना गाती है। यहां पर गाती है क्रिया है, ये आपका क्या है, करता है गीता। तो इसके यहां पर मैं लगा दूंगा क्या, ठीक है ना। क्या का जवाब मेरे पास आ जाएगा क्या, गाना। क्या गाती है वो, गाना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, कर्म हो जाएगा। कर्म कितने हुए इसके अंदर, एक, क्योंकि ये आपका क्या है, करता है, ये आपका क्या है, क्रिया है, ये आपका क्या है, कर्म है।
इसके बाद इसमें कुछ बचा ही नहीं। तो ये क्या हो गया, एक कर्म हो गया। तो ये कौन सी क्रिया कहलाएगी आपकी, एक कर्मक सकर्मक क्रिया। यदि आपको ऑप्शन के अंदर एक कर्मक सकर्मक क्रिया नहीं दिया हुआ है ऑप्शन, तो आपको वहां पर सकर्मक ही सकर्मक दिया गया है ओनली, तो सकर्मक क्रिया आप लिखेंगे तो आंसर आपका सही माना जाएगा। ठीक है भाई। अब बात आती है द्विकर्मक। तो द्विकर्मक क्रिया के अंदर एक ही सेंटेंस में, एक ही वाक्य में आपको दो कर्म देखने को मिलेंगे, लेकिन अधिकांश से एक कर्म जो होता है, एक कर्म जो होता है वो अपने कारक चिन्ह के साथ में वहां पर उपस्थित रहता है, लेकिन दूसरा कर्म जो है वो कारक चिन्ह के साथ उपस्थित नहीं रहता है, मतलब कारक चिन्ह उसमें नहीं होता है। यहां पर जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं कि अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ा रहे हैं। अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ा रहे हैं। यहां पर हमने देखा छात्रों को, ये तो कर्म है, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया, क्योंकि कर्म का कारक चिन्ह इसके साथ में जुड़ा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब अध्यापक की बात आती है तो ये करता है, क्योंकि पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, अध्यापक। पढ़ा रहे हैं ये काम है, काम है, तो ये क्या हो गया आपका, क्या हो गया, ये आपका क्रिया। अब आपके पास में एक शब्द बचा हिंदी, ये कर्म है या नहीं है, ये आप और डिसाइड कर लेंगे, और ये चीज आप जब डिसाइड कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये क्रिया एक कर्म के या द्विकर्म के। एक कर्म तो आपने डिसाइड कर ही लिया, अब दूसरे कर्म की तरफ आप देखेंगे। तो हमारे पास में दो यहाँ पर शब्द हैं, एक तो क्या और एक किसको। बताइए इसके अंदर मैं क्या लगा दूंगा, तो क्या पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं भैया, हिंदी पढ़ा रहे हैं। हिंदी क्या हो गया आपका, कर्म, ये आपका हो गया कर्म दूसरा, ये कर्म हो गया पहला, एक कर्म ये हो गया, एक कर्म ये हो गया। कितने कर्म हो गए, दो। कौन सी क्रिया आपकी ये हो गई, कौन सी क्रिया हो गई ये आपकी, ये आपकी हो गई द्विकर्मक क्रिया। ये आपकी कौन सी क्रिया हो गई, द्विकर्मक क्रिया। यदि आप इस प्रकार से क्रिया को पढ़ते हैं, आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आने वाली है। आप इसके ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल करिए। यदि अब इसके बाद जब हमारा क्रिया का टॉपिक खत्म होगा, तो खत्म होने के बाद जो है वो आपको हम 10 20 30 एग्जाम्पल निकाल करके आपको एक वीडियो और बनाएंगे, जिसमें आपसे हम उन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे और अभ्यास करेंगे। सबसे पहले लेकिन बात आती है पढ़ने की, तो पहले आपको वो चीज समझनी तो पड़ेगी, आपको पढ़ना तो पड़ेगा। यदि आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं भैया, जो क्वेश्चन आपने पढ़े वो यदि परीक्षा में आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज अपन को बिल्कुल ध्यान रखनी है। आज के लिए अपन कर्म के आधार पर ही क्रिया पढ़ेंगे। आज अगली नेक्स्ट पार्ट 2 में हम प्रयोग और रचना के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, और इस टॉपिक को आप यहाँ तक क्लियर करें। नेक्स्ट वीडियो में आप नेक्स्ट टॉपिक, इसका जो पार्ट 2 है उसमें आप प्रयोग और रचना के आधार पर क्रियाओं को क्लियर करें। इसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और भैया आप यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं है, ठीक है ना। लाइक और कमेंट कर दो, हमारा जोश बना रहेगा, हमारा सपोर्ट होता रहेगा, हमारे लिए आप एक नया उत्साह का काम करेगा वो, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट एंड गॉड ब्लेस यू और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।